task we take in our life is always a project for us. जो भी कार्य हम करते हैं उसको हम एक प्रायोजना के तहत समझ सकते हैं, हम उसको एक परियोजना मान सकते हैं। वो कार्य को हम किस प्रकार से करते हैं ये बेसिकली मेन अप्रोच पे डिपेंड करता है हर व्यक्ति के। ईच इंडिविजुअल डज अ वर्क इन हिज और ओन मेथड, सो हाउ अ पर्सन डज दैट वर्क बिकम्स अ प्रोजेक्ट फॉर एन इंडिविजुअल। प्रोजेक्ट हम करते हैं या परियोजना हम करते हैं जब कोई कार्य हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, या हमारे समक्ष कोई कार्य आ जाता है, या हमारे सामने कोई ऐसा क्रिया रख दी जाती है या ऐसी एक एक्टिविटी रख दी जाती है जिसको हमको बहुत तरीके से सोच समझ कर करना है, तो वो एक प्रोजेक्ट बन जाता है। सो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन, एंड टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट वन ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग विच इज़ प्रोजेक्ट मेथड। तो आज हम प्रायोजना या परियोजना विधि जो शिक्षण में कई बार प्रयोग की जाती है उसके बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, और ये हमारे बहुत सारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। इसके अतिरिक्त ये हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट विधि है। और आज हम एक दूसरी इम्पॉर्टेंट विधि प्रोजेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम प्रोजेक्ट विधि की बात करें तो ये बालकों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इसमें कई सारे स्कूलों में, कई सारे पाठ्यक्रम में, करिकुलम में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इट हैज़ बीन यूज्ड बाय वेरियस स्कूल्स, बाय वेरियस टीचर्स टू टीच सम टॉपिक्स, एंड दिस method is very useful, very interactive way of making teaching very effective job, a very effective profession. इसी लाभ को देखकर ही इस विधि का प्रयोग लगभग सारे विषयों में होता है। That means this method can be used in any subject, may it be history, may it be geography, हिंदी भी हो सकती है, अंग्रेज़ी भी हो सकती है, साइंस, मैथ, सब में ये यूज़ होती है। इस विधि को सबसे पहले अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के शिष्य सर विलियम किलपैट्रिक ने दिया था, और इस विधि का उद्गम डीवी का प्रयोजनवाद है। द प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ दिस method. That means this method was given by John Dewey in his philosophy of pragmatism, and this method was put forth by his pupil William Kilpatrick. Kilpatrick enunciated this project method in which the lecture method is substituted by some problem or experiment method. The teacher picks up some problems and solves them with the cooperation of the students. The main aim of this method is to transform learners into investigators and prepare them for learning by living. यहाँ पर बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, विद्यार्थियों को, अधिगमकर्ताओं को शिक्षक द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है कि वो एक खोजी की भांति कार्य करें, वो खोज करें। तो किलपैट्रिक ने एक डेफिनेशन हमारे समक्ष रखी है कि प्रोजेक्ट या परियोजना वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाता है। सो दिस प्रोसेस और दिस वर्क इज़ डन होल हार्टेडली। इसमें पूरा दिल लगाया जाता है, पूरे हृदय से, पूरे इंटरेस्ट से काम किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि स्टीवेंसन एंड चार्टर्स भी यही बात कहते हैं कि प्रोजेक्ट इज़ प्रॉब्लमैटिक एक्ट and carried out to completion in its natural setting, यानी कि प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। नेचुरल एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडेड वेयर अ प्रॉब्लम इज प्रोजेक्टेड एंड दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो ये प्रोजेक्ट मेथड होता है। वहीं अगर हम बात करें पार्कर की, तो पार्कर कहते हैं कि यह क्रिया एक इकाई है जिसमें विद्यार्थियों को योजना और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। दैट मीन्स इट इज़ अ यूनिट ऑफ एक्टिविटी इन विच प्यूपिल्स आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड पर्पसिंग, यानी कि यहाँ पर बच्चों को पूरा कार्य करने को दिया जाता है, उनके समक्ष कुछ कार्य रख दिया जाता है, कोई गतिविधि, कोई इकाई रख दी जाती है, एंड द चाइल्ड, द लर्नर, द प्यूपिल
pupil is made responsible so that he or she can plan that activity with a purpose in his or her mind. So ये सारी परिभाषाओं और वक्तव्यों के आधार पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट मेथड है, जो परियोजना विधि है, वो क्या है? इट इज़ अ स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी, यानी कि विद्यार्थी क्रियाशील होता है, स्टूडेंट इज एक्टिव, स्टूडेंट इज द सेंटर, छात्र केंद्रित है या अधिगम केंद्रित है, अधिगमकर्ता केंद्रित है या बाल केंद्रित ये प्रविधि है। इसमें प्रोजेक्ट बालक चयन करता है विद द हेल्प ऑफ टीचर। यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो टीचर की मदद के साथ ही, सहायता के साथ ही उस प्रोजेक्ट को, उस परियोजना का चुनाव करता है और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, निष्कर्ष प्राप्त करता है। और एक बात ज़रूर है कि टीचर जो है वो हेल्प करता है प्रोजेक्ट छांटने में या चुनने में। वो भी कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ द एज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एट्सेट्रा, यानी कि जो विद्यार्थी है, जो प्रोजेक्ट करने वाला है, उसकी आयु कैसी है, उसकी रुचि कैसी है, उसकी अभिवृत्तियाँ क्या हैं, उसकी क्षमताएं क्या हैं, उसकी मनोवृत्ति क्या है, उसकी अभिरुचि क्या है, और उसी के आधार पर उसको प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट विधि प्रेरणादायक होती है, इसका आधार मनोवैज्ञानिक होता है। इसमें एक चरण पूरा होने पर विद्यार्थी अपने कार्य को आगे बढ़ाता है, उसको फिर पूरा करता है, फिर अगले चरण की ओर जाता है, फिर अगले चरण की ओर जाता है, जब तक उसको सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। और जब उसको सफलता मिल जाती है, when the child is successful in doing that work, then it gives motivation to the child। बच्चे को एक प्रेरणा प्रदान होती है, बच्चा एनकरेज होता है और भी कार्य स्वयं करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया लर्नर्स कि ये जो मेथड है ये कहीं ना कहीं इसका आधार वो मनोवैज्ञानिक है। इसमें छात्र स्वयं प्रेरित हो जाता है कार्य करने के बाद, हर कार्य को इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता से करता है, उसके अंदर एक विश्वास जागृत होता है। और जो ये कार्य होता है इसमें सफलता तभी मिलती है जब इस कार्य को सुचारू रूप से, क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली किया जाए तो ये कार्य में सफलता मिलती है और सफलता से ही प्रेरणा मिलती है। अब हम जानेंगे लर्नर्स कि कितने तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। प्रोजेक्ट्स बहुत तरह के होते हैं, हमारे सामने बहुत तरह के आप लोग को प्रोजेक्ट्स देखने को मिले होंगे या मिलेंगे आगे चलकर। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो है रचनात्मक परियोजना, या हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट या संरचनात्मक परायोजन विधि। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे कि हम कोई उपकरण बनाएं, कोई टूल बनाएं, कोई मॉडल बनाएं, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हम किसी चीज़ की संरचना करते हैं, किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हैं, किसी चीज़ की रचना करते हैं, किसी को बनाते हैं। वहीं दूसरा आपका होता है एक्यूमुलेशन और कलेक्शन प्रोजेक्ट। ये बहुत सारे लोग करते हैं, तरह तरह की, साइंस में बहुत होता है, बायोलॉजी में जैसे पत्ते हैं, तरह तरह की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, ये सारी चीज़ों पे प्रोजेक्ट बनाया जाता है। अलग अलग के खुशबूदार पत्तियों को इकट्ठा करना, अलग अलग तरीके के पंखों को इकट्ठे करना, अलग अलग तरीके के जो सिक्के होते हैं उनको इकट्ठा करना, ये भी अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। दूसरा होता है समस्या पे आधारित प्रोजेक्ट, यानी कि जहाँ पे हमारे समक्ष कोई समस्या रख दी जाती है और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वेयर अ प्रॉब्लम इज पोज्ड बिटवीन इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट or the learner. The chief purpose is to solve a problem involving the intellectual process such as determining the density of certain liquid, determining the volume of a room or volume of a box। यहाँ पे कोई हमको एक समस्या रख दी जाती है और उसका हम लोग निवारण करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे आजकल बहुत कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो वैक्सीन डेवलपमेंट भी अपने आप में एक प्रॉब्लम बेस्ड प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है कोरोना से लड़ना और वैक्सीन इसके लिए डेवलप करनी है और हो भी रही हैं, फर्दर उसमें इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। अगला है डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट। यहाँ पर जो हम सामने देखते हैं, जो हमारे समक्ष होता है, उसको हम लोग डायरेक्ट
एक्सपीरियंस यानी कि जो हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है उसके आधार पर। इसके लिए हम लोग फील्ड में जाते हैं कि रेनफॉल पे कहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है उसके ऊपर प्रोजेक्ट करना है, कहाँ पे सूखा ज़्यादा पड़ता है उस पर करना है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो फील्ड में जाके किया जाता है, किसी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जगह पर जाकर वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट करना। फिर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे व्यक्तिगत कोई आपको कार्य दिया जाता है। इस विधि में अधिगमकर्ता को अपने ढंग से उस कार्य को पूरा करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। द चाइल्ड, द लर्नर इज फुल्ली फ्री टू डू दैट प्रोजेक्ट ऑन हिज और हर कैपेबिलिटी और इंटरेस्ट और एबिलिटी। इस विधि में उसके सामाजिक गुणों का भी विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर वो इंडिविजुअली करता है, ग्रुप में काम नहीं करता। तो यहाँ पे सामाजिकता या सामाजिक या सोशल बीइंग बनने की जो क्षमता होती है वो डेवलप नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी अपनी जो आत्मविश्वास है, सेल्फ डिपेंडेंसी है, स्वतंत्रता से काम करने की जो एबिलिटी है वो डेवलप होती है। और आखिर में है सोशल प्रोजेक्ट, सामाजिक परियोजना। इसमें ग्रुप में काम किया जाता है, सामूहिक रूप से कार्य किया जाता है, एक ग्रुप में किसी परियोजना, किसी प्रोजेक्ट को पूरा किया जाता है और इस प्रोजेक्ट में विद्यार्थियों में सामाजिक भावना का विकास होता है। द चाइल्ड लर्न्स टू लिव इन अ सोसाइटी, कौशल प्राप्त हो जाता है कि किस तरह से समाज में रहा जाता है। तो लर्नर्स, ये तो थे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। और अब हम जानेंगे कि इन प्रोजेक्ट्स को करने के पीछे क्या सिद्धांत हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, किन प्रिंसिपल्स या सिद्धांत के आधार पर इन प्रोजेक्ट को किया जाता है। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। द एक्टिविटी मस्ट स्टिमुलेट the learner. The activity must stimulate the student, the child, and provide motivation to the learner to achieve aim and rekindle interest so as to accelerate learning process. जब हमारा उद्देश्य क्लियर होगा, स्पष्ट होगा, तो हम उत्तेजित होंगे, हमारा मस्तिष्क उद्वेलित होगा और कार्य करने का, और हमारा जो अधिगम प्रक्रिया है वो और तेजी से आगे बढ़ेगी। अगली है प्रिंसिपल ऑफ विलिंगनेस, यानी कि तत्परता का नियम, यानी कि आप तैयार होने चाहिए, आप रेडी होने चाहिए उस कार्य को करने के लिए। यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट एंड रेडी टू डू दैट प्रोजेक्ट। फिर है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि क्रिया का सिद्धांत। इसमें क्रिया करना, लर्नर को या अधिगमकर्ता को प्रोत्साहित करना कि वो स्वतंत्र रूप से क्रिया करे या अपने जो समूह के साथी हैं उनके साथ मिलकर क्रिया करे। सो हियर द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व्स एक्शन इन विच लर्नर प्लान्स इंडिपेंडेंटली or carries out the project in the cooperation of with the cooperation of the other fellow members of the group. अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने का सिद्धांत। छात्र को पूरी स्वतंत्रता मिलती है, पूरा उसको एक स्कोप मिलता है, एक अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कार्य करने की। फिर प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखने का एक अवसर मिलता है। जैसा चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, जिस गति से काम करना चाहते हैं, वो सब स्वतंत्रता यहाँ मिलती है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन, यहाँ नहीं कि यहाँ पर हम किसी चीज़ के साथ उसको रिलेट कर कर, संदर्भित कर कर हम सीखते हैं। दो नॉलेज इज कंसिडर्ड एज अ होल, it is artificially fragmented. This develops, the correlation develops the minds of learner how fragments together form a whole. यानी कि संपूर्ण से खंड की ओर, अखंड से संपूर्ण की ओर बच्चे को जानना, समझना, करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना सब सीख जाता है इस विधि के द्वारा। वो भी तभी जब इस सिद्धांत को, यानी कि सिद्धांत जो इंटीग्रेशन का है, को रिलेशन का है, यानी कि सह संबद्धता का जो सिद्धांत है उसको फॉलो करें। फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी कि उसमें एक प्रयोगात्मक रवैया होना चाहिए। जो सिद्धांत इसमें है, यानी कि प्रयोगात्मक, यानी कि उपयोगिता का सिद्धांत उसके अंदर होना चाहिए, उस विधि के अंदर, जो इस विधि में बहुत अच्छे से है। जब उसमें उपयोगिता छात्र को समझ में आएगी तभी वो कार्य करने के लिए उत्सुक होगा। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है या प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकलिटी है, where the learner understands its utility in practical life. When the child understands this, the method becomes more helpful to hone their skill, to polish their skill. So that is why Kilpatrick has said that a project is a wholehearted
पर्पसफुल एक्टिविटी, यानी कि इसमें पूरे हृदय से, पूरी रुचि से हम उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करते हैं या क्रिया करते हैं। तो ये तो रही कुछ सिद्धांतों की बात। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताती हूँ जो प्रोजेक्ट विधि से किए जा सकते हैं। जैसे आप बच्चे को एक्वेरियम बनाने को कह सकते हैं, एक छोटा सा एक्वेरियम जहाँ पे फिश रखी जाए, छोटी छोटी पेड़ पौधे लगाकर बालू मोरंग से एक छोटा सा एक्वेरियम बच्चे बना सकते हैं। बच्चों को म्यूजियम दिखाने के लिए, संग्रहालय दिखाने के लिए ले जा सकते हैं और उसमें रिपोर्ट तैयार करवा सकते हैं। फिर आप एक एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी बच्चों को प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि आपको साइंस एग्जीबिशन या आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन की पूरी एक व्यवस्था करनी है, उसको एग्जिबिट करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसका प्रबंध करना है। या कोई सोशल अवेयरनेस, जैसे कि आजकल मास्क, कोरोना के समय मास्क पहनना है, इसके लिए आप अवेयरनेस के रूप में कोई प्रोजेक्ट ले सकते हैं। या पॉलीथीन नहीं यूज़ करना चाहिए, उस पर आप एक कोई प्रोजेक्ट ले सकते हैं। या प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, ऐसे कोई भी सामाजिक जागरूकता फैलाने वाला कोई भी प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं। तो अब हम जानते हैं लर्नर्स कि जब हम कोई प्रोजेक्ट विधि से कोई भी कार्य करते हैं तो उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से उसके चरण होते हैं। तो आइए जानते हैं कि व्हाट आर दोज स्टेप्स, व्हाट आर दोज स्टेजेस थ्रू विच द प्रोजेक्ट मेथड गोज थ्रू। तो सबसे पहला जो मेथड होता है दैट इज टू सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट, टू सेलेक्ट अ सिचुएशन। किसी परिस्थिति का या किसी समस्या का निर्माण करना या उसको चुनाव करना, पहले देखना कि कौन कौन से प्रोजेक्ट मेरे सामने। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, अब आप चुन सकते हैं या आपकी टीचर चुन सकती है आपके लिए कि आप कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे। सो द टीचर शुड नॉट फोर्स अपॉन द स्टूडेंट एनी प्रॉब्लम और सिचुएशन। टीचर को जबरदस्ती लादना नहीं चाहिए कोई प्रोजेक्ट या परियोजना। बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी रुचियों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी काबिलियत का ध्यान रखना चाहिए। उसी के आधार पर प्रोजेक्ट रखने चाहिए और उसका फिर बाद में बच्चे चयन करेंगे। तो the teacher should help the child in making a proposal, in seeing various topics for the project. In this way, the teacher will be able to understand the interest, the ability, the capability, the motivation of the student. तो टीचर को सर्वप्रथम, जो टीचर है वो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिससे छात्र के समक्ष कई सारी समस्याएं या परिस्थितियां आ जाती हैं। अब सेकेंड स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल प्रोजेक्ट, यानी कि जब टीचर से डिस्कशन हो गया, नाउ द टीचर विल एक्ट एज अ गाइड। द टीचर कैन गाइड द स्टूडेंट टू सेलेक्ट द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द needs, according to the necessity. To select a project, proper interest and willingness of the student should be aroused. यानी कि यहाँ पर जब प्रोजेक्ट चुना जा रहा है, परियोजना का जो चयन किया जा रहा है, इसमें अध्यापक या शिक्षक विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करते हैं, उनके समक्ष कई सारी परियोजनाओं को प्रस्तुत करते हैं और विद्यार्थी परियोजनाओं को चुनने की स्वतंत्रता रखता है और यहाँ पर वो चयन करता है। फिर आते हैं, अब चयन कर लिया प्रोजेक्ट, ठीक है लर्नर्स, अब हम करेंगे प्लानिंग, यानी कि जो मुझे प्रोजेक्ट करना है उसकी हम योजना बनाएंगे, उसके लिए हम प्लान करेंगे। टीचर कैन हेल्प द स्टूडेंट्स इन प्लानिंग, इन मेकिंग एन आउटलाइन ऑफ फ्रेमवर्क हाउ दे विल proceed with their project. The teacher plays an important role as a helper, as a guide. और जो टीचर है वो मदद करता है बच्चों को कि किस तरह से परियोजनाओं को सफल किया जाता है। समय समय पर अध्यापक मार्गदर्शन करता रहता है और अपने विचारों को उन पे थोपता नहीं है, अपने विचारों से अवगत कराता है, बच्चों को गाइड करता है, बच्चों को फोर्स नहीं करता है, थोपता नहीं है। इसमें सभी विद्यार्थियों के बीच कार्यों को विभाजित कर दिया जाता है अगर ग्रुप में वो प्रोजेक्ट है, और अगर इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, तो छात्र अपने हिसाब से उस कार्य को करता है। तो यहाँ पर अगर किसी वजह से वो प्रोजेक्ट नहीं फ्रूटफुल हो रहा है, नहीं सफल हो रहा है, तो टीचर हमेशा एक बैकअप प्लान के साथ तैयार होना चाहिए और उसको दूसरा प्रोजेक्ट या मिलता जुलता दूसरा प्रोजेक्ट दे देना चाहिए। अब पूरी तैयारी हो गई लर्नर्स, प्लानिंग हो गई, योजना बन गई। अब हम आते हैं इस योजना को क्रियान्वयन करना, इस कार्यक्रम को लागू करना, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। अब उस प्लान को हमको प्रैक्टिकल रूप देना है। परियोजना के लागू या क्रियान्वित करने के लिए टीचर को अपना पूरा योगदान विद्यार्थियों को देना है। द टीचर शुड सपोर्ट द स्टूडेंट्स नाउ।
though the students will do their own work but the teacher will support them. Now the students will collect information, facts and discuss with their teacher. This is an active phase of students. यहाँ पर विद्यार्थी बहुत एक्टिव होता है, सक्रिय होता है. यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी अपनी योग्यता, रुचि, क्षमता, प्रकृति, अभिवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हैं और रुचि लेते हैं और हंसी खुशी, प्रसन्नता पूर्वक अपना वो कार्य करते हैं. ये वो स्टेज है, वो चरण है जहाँ पर खुद करके सीखता है. द स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग, स्वयं करके सीखता है. अब कार्य भी हो गया लर्नर्स. अब जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हम उसका असेसमेंट करते हैं, हम उसका मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं. नाउ कम्स द इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट बिकॉज इट इज अ वेरी नेसेसरी स्टेप to evaluate the work done, to evaluate how the project has been accomplished. You have to evaluate the success or failure. At this step, a critical overview is done by the student as well as the teacher. कार्य पूरा होने के बाद परियोजना का मूल्यांकन दोनों अध्यापक व विद्यार्थी करते हैं. ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यहाँ पता चलता है कि आपने उस परियोजना को कितने अच्छे ढंग से किया, कितने सही ढंग से किया, कितना आप सफल रहे. सभी विद्यार्थियों को अपने पास अपनी एक परियोजना पुस्तक होती है, सबके पास एक कॉपी होती है, एक रजिस्टर होता है या एक रिकॉर्डिंग का उपकरण होता है जहाँ पे अब आप अपनी रिपोर्ट रिकॉर्ड करेंगे. यानी कि मूल्यांकन के बाद नाउ यू विल राइट द रिपोर्ट, द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और यू कैन रिकॉर्ड इट ऑल्सो. तो उस पुस्तिका में आप लिख सकते हैं जिसको आगे चल के लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, आफ्टर इवैल्यूएशन, द record is kept in the written form or recorded form, and from the selection to the evaluation all steps must be clarified in this report. तो ये तो थे कुछ प्रोजेक्ट मेथड के स्टेप्स या चरण. अब हम जानेंगे कि इसके मेरिट्स क्या है, इसके क्या लाभ हैं, क्या इसके गुण हैं. तो जैसे कि मैंने बताया कि इसको लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने का है, तो आप ऑब्वियसली आप करेंगे तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. ये मनोवैज्ञानिक विधि है. इस विधि में मानसिक व शारीरिक विकास होता है. इसमें उसमें परिश्रम करने का, चिंतन करने की आदत विकसित होती है. यहाँ पर लॉज ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने के नियमों का पालन होता है. इस विधि में सीखने के सारे नियम, लर्नर्स आपको पता होगा लॉज ऑफ लर्निंग कौन कौन से होते हैं. मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर देती हूँ. तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम व प्रभाव का नियम. दैट इज लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट. इसका उपयोग किया जाता है. यानी कि बच्चा तैयार होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए सीखने के लिए, विलिंग होना चाहिए, रेडी होना चाहिए. फिर रेडी होने के बाद ये नहीं कि कार्य में अभ्यास नहीं करना है, उसका अभ्यास करते रहना है ताकि जो भी आपने ज्ञान सीखा है वो स्थायी हो. द लर्नड नॉलेज शुड बी परमानेंट. और प्रभाव का नियम यानी कि उसका क्या इफेक्ट है, लास्ट में हमको क्या देखने को मिल रहा है, वो बहुत ज़रूरी है. तो अगर हम सबसे पहले कहें कि लॉ ऑफ रेडीनेस कैसे हो सकता है, बाय मोटिवेशन. उसको हम प्रेरणा देकर, प्रोत्साहन देकर हम उसका तत्परता का नियम फॉलो कर सकते हैं. लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम हम कैसे कर सकते हैं कि बच्चे को हम तैयार करने के बाद उस विधि या प्रविधि को बार बार अभ्यासित करा सकते हैं. फिर लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम, अगर हम जानना चाहें कि क्या सफल रहा, कितना सफल रहा, किस बदलाव की आवश्यकता है, क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या मॉडिफिकेशंस होने चाहिए, ये हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट है. द सक्सेस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट गिव्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, सक्सेस एंड फुलफिलमेंट. तो एक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ही हमें कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट, एक उपलब्धि का एहसास होता है, एक खुशी का एहसास होता है, एक संतुष्टि का एहसास होता है. वही लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है. इसके अतिरिक्त हम बात करें तो ये बच्चों के अंदर जिज्ञासा की भावना पैदा करता है. जिज्ञासु होता है, ज्ञान पिपासा बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, स्वयं करने की क्षमता बढ़ जाती है. बहुत सारे अच्छे जो नैतिक मूल्य होते हैं वो भी विकसित होते हैं.
तो पेशेंस यानी कि कार्य में धैर्य कैसे बनाए रखना है, क्या उपयोगिता होगी वो जानना। फिर जो छात्र यहाँ पर जो भी नॉलेज गेन करते हैं, जो भी ज्ञान उनको मिलता है वो काफ़ी समय तक रहता है। हर विद्यार्थी को विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होते हैं। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्म प्रकाशन का विकास होता है। चरित्र निर्माण में भी सहायक होता है। छात्र को कोई भी कार्य तरीके से क्रमबद्ध तरीके से करने की आदत पड़ जाती है। द चाइल्ड लर्न्स टू वर्क इन अ सिस्टमैटिक मैनर, इन अ लॉजिकल मैनर। इसके अतिरिक्त जो छात्र होते हैं वो उनके लिए कार्य बहुत मोटिवेशनल रहता है। वो इस विधि से बार बार कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। उनके अंदर को रिलेशन या सह संबंध हर विषय में करने की भावना उत्पन्न होती है। इट हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि पूर्ण विकास में मदद करता है। तो ये तो थे कुछ गुण, कुछ मेरिट्स, कुछ एडवांटेजेस इस प्रोसेस के। अब हम जानेंगे कि इसके दोष क्या हैं, परियोजना विधि के डीमेरिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहली बात, ये बहुत ही कॉस्टली हो जाता है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, ऊर्जा खर्च होती है। हर छात्र के बस की नहीं होती कि इस विधि से वो पढ़ पाए। कुछ छात्र तेज होते हैं, कुछ छात्र औसत होते हैं, कुछ छात्र धीमी गति से सीखते हैं, तो शायद सबके लिए ठीक नहीं है। सारा पाठ्यक्रम इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता, इसके लिए बहुत ही ज्ञानी टीचरों की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें पढ़ाना भी कठिन है और पढ़ना भी कठिन हो जाता है। कई बार सामूहिक परियोजना विधि में जब ग्रुप एक्टिविटी होती है तो कई छात्रों की रुचियों की अवहेलना होती है। सम स्टूडेंट्स मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट एक्टिविटी। फिर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, हर छात्र चूंकि एक्टिविटी उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता, उसमें वो तत्परता नहीं आती है। इससे जो स्कूल में अगर ये कार्य करते हैं तो जो स्कूल का शिक्षण होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। इट डिस्टर्ब्स दी स्कूल एजुकेशन। कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन भी हो जाती है, अनुशासनहीनता भी हो जाती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाती है और इसमें बहुत सारे विद्यार्थी पीछे छूट जाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी बहुत आगे चले जाते हैं। कई बार मूल्यांकन करने पर भी टीचर को कठिनाई होती है। टीचर फाइंड्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट। कई बार दो लोगों का अच्छा होता है पर दोनों में ही फ़र्क होता है और आप समझ नहीं पाते कि किसका अच्छा है प्रोजेक्ट और किसका नहीं है, तो मूल्यांकन में दिक्कत हो जाती है। टाइम टेबल में इसको एडजस्ट करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बहुत समय लगता है प्रोजेक्ट मेथड में। तो आप जो समय सारणी बनती है स्कूल्स में वो उसमें एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इस विधि में कहीं ना कहीं जो संसाधन होते हैं, जो सोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड भी हो जाते हैं। टीचर्स बर्डनड हो जाती हैं, स्टूडेंट्स बर्डनड हो जाते हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा कार्य आ जाता है, एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाता है। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, जो हैं तो हैं लेकिन अपनी इसमें कुछ खूबियां भी हैं। तो इसलिए कुछ कुछ प्रकरण के लिए, कुछ टॉपिक्स के लिए हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो लर्नर्स, आज आपको समझ में आया होगा कि प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है। इफ़ यू have gained some knowledge on this topic, you may please like this video and you can share it with your friends. And if you have not subscribed, please subscribe to my channel and press the bell icon to get the notification for new video upload. Thank you for watching. Happy learning.